नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी का अध्ययन करेंगे और ये पहला क्लास है हिंदी का। आपको ये क्लास कैसा लगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए हिंदी क्लास में सबसे पहले आज जो बात करने वाले हैं वर्ड विचार पर बात करेंगे। ठीक, तो वर्ड क्या होता है, वर्ड के भेद क्या है, वर्ड के जो उच्चारण के स्थान पर वर्डों का नाम होता है उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है वर्ड विचार। ठीक, वर्ड विचार, वर्ड का अर्थ होता है अक्षर। ठीक, वर्ड का क्या अर्थ होता है, अक्षर। तो अक्षर, तो जैसा कि हिंदी में टोटल वर्डों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। तो ये सभी को याद होना चाहिए कि हिंदी में जो वर्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। पहला प्रश्न हमारा यहीं से तैयार होता है कि हिंदी में वर्डों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब आते हैं वर्डों के भेद पर। तो वर्ड मुख्यतः हिंदी में हमें दो प्रकार के मिलते हैं। पहला होता है स्वर मिलता है और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, तो दो प्रकार के हमें मिलते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा जो मिलता है वो तीसरा है अयोगवाह, अयोगवाह। ठीक, तो चलिए, तो अब हम देखते हैं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और अयोगवाह क्या होते हैं। स्वर, स्वर का मतलब है जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सके, जिसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और ऐ, ओ और औ, ये हमारे स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या अगर हम गिने तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है। कितनी होती है, 11। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जो हमारा अंक और आह बच रहा है, अंक और आह, ये हमारे ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये ना तो हमारे स्वर हैं ना व्यंजन है, बल्कि इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह। चलिए, अब इसके बाद अगर स्वरों का वर्गीकरण करें, स्वरों का भेद देखें, तो स्वर हमें 3 प्रकार के मिलते हैं। स्वर हमें कितने प्रकार के मिलते हैं, 3 प्रकार के मिलते हैं। पहला स्वर क्या कहलाता है, पहला कहलाता है हर्ष स्वर, हर्ष को लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक, दूसरा कहलाता है दीर्घ स्वर। ठीक, और तीसरा जो स्वर होता है वो प्लुत स्वर होता है। ठीक, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष में जब हम उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है, हर्ष के उच्चारण में हम कम समय लगता है, इसलिए इसको लघु स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम छोटा आ का उच्चारण करें, छोटी ई का उच्चारण करें, छोटा ऊ का उच्चारण करें, तो हमारे ये हर्ष स्वर की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद दीर्घ स्वर क्या होता है, जब हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, उच्चारण में दुगना समय लगे, तो हमारा वो दीर्घ स्वर होता है। जैसे कहते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। और प्लुत स्वर क्या है, जब हर्ष और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है उच्चारण में, तो वो हमारे प्लुत स्वर होते हैं। जैसे ओम, अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम जो है हमारा प्लुत स्वर की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। इसके बाद अगर हम देखें जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, अगर उच्चारण के स्थान पर अगर हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण करें, स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण अगर करें तो सबसे पहला जो स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा की ऊंचाई, ठीक, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर अगर हम करें तो हमें पहला जो होता है वो हमें मिलता है विवृत स्वर, विवृत स्वर। ठीक, विवृत स्वर कौन से होते हैं, तो जो
जीवा की ऊंचाई के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो पहला स्वर होता है विपरीत स्वर, और विपरीत स्वर की श्रेणी में बड़ा आ को रखा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि विपरीत स्वर कौन से हैं, तो विपरीत स्वर आपके बड़ा आ को विपरीत स्वर कहते हैं। इसके बाद दूसरा समृद्ध स्वर, दूसरा क्या है, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर की श्रेणी में हम ई, बड़ी और ऊ और बड़ा ऊ को रखते हैं। समृद्ध स्वर में हम ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ को रखते हैं। इसके बाद तीसरा जो हम करते हैं वर्गीकरण वो अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर में हम ए और औ को रखते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर में ए और औ को रखा जाता है। इसके बाद अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर में अगर हम देखें तो हमारा ए और औ को रखा जाता है, ए और औ रखा जाता है, ठीक। ए और इसको ओ है, ठीक। ए और औ रखा जाता है अर्ध विपरीत स्वर में, ठीक। तो जीवा की ऊंचाई के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से है, विपरीत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध और अर्ध विपरीत, अर्थात विपरीत, अर्ध विपरीत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। इसके बाद अगला अगर हम वर्गीकरण देखें तो हम लोग जीवा की ऊंचाई के आधार पर अगला वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो स्वरों में हम अग्र स्वर पाते हैं और पश्च स्वर भी पाते हैं। तो अग्र स्वर कौन से हैं इसको देख लेते हैं। अग्र स्वर, अग्र स्वर हमारे जो होते हैं वो होते हैं ई, बड़ी और ए और ऐ, हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर हमारे ई, बड़ी ई, ए और ऐ कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर जो होते हैं हमारे बड़ा, बड़ा ऊ और ऊ, ओ और औ, ये हमारे 4-5 जो हैं वो पश्च स्वर की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें शिथिल स्वर कौन से होते हैं, शिथिल स्वर, शिथिल स्वर कौन से होते हैं, तो शिथिल स्वर में हम रखते हैं आ, ई और ऊ, आ, ई और ऊ को हम शिथिल स्वर में रखते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम कहें कि कठोर स्वर में, कठोर स्वर, शिथिल स्वर और कठोर स्वर में अगर देखें तो कठोर स्वर में हम बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ को रखा जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। तो प्रश्न हमें क्या क्या देखना है, अग्र स्वर कौन है, पश्च स्वर कौन है, ठीक। और एक और है आपका जिसको कहते हैं मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर। एक मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर की श्रेणी में छोटा आ को रखा जाता है, ठीक। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर की श्रेणी में छोटा आ को रखा जाता है, ठीक। तो इसमें हमने क्या देखा कि वर्ण जो होता है वो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में वर्णित है। स्वरों की संख्या 11 है, अयोगवाह की संख्या 2 है। स्वर 3 भाग होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और परुष स्वर। और अगर हम जीवा की ऊंचाई के आधार पर करें तो समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। इसके बाद अगर और देखें तो अग्र स्वर ई, बड़ी ई, ए और ए अग्र स्वर हैं। फिर पश्च स्वर बड़ा, बड़ा ऊ, ओ, ये हमारे पश्च स्वर हैं। मध्य स्वर जिसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, ये छोटा आ हमारा मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर है। शिथिल स्वर की श्रेणी में छोटा, छोटी, छोटा ऊ और कठोर स्वर की श्रेणी में बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण हो गया। अब इसके बाद हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। चलिए आते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पे। व्यंजन, व्यंजन का हम उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। व्यंजन का उच्चारण हम स्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकते हैं। और व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 हमारे व्यंजन हैं। चलिए देखते हैं। तो सभी
जो व्यंजन है उसमें 25 व्यंजन ऐसे हैं जिनको एक वर्ग में रखा गया है, जैसे, और उस वर्ग में 5-5 व्यंजनों को रखा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, बड़ा सा छोटा सा, ह, छ, छ, त्रे और ज्ञ, ठीक, और श्र, ये हमारे व्यंजन है। और इनका एक 5 वर्ग बनाया गया है व्यंजनों का, और 5 वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्णों को रखा जाता है। जैसे इसका नाम दिया गया का वर्ग, इसका नाम दिया गया का वर्ग, इसका नाम दिया गया चा वर्ग, इसका नाम दिया गया टा वर्ग, इसका नाम दिया गया ता वर्ग और पा वर्ग। तो जितने भी वर्गों के व्यंजन होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो वर्गों के व्यंजन को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और अगर ये पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। सभी में 5-5 है, ठीक। तो ये क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसके बाद या, रा, ला, वा, इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद स, षष्ठी सा, छोटा सा, स, षष्ठी सा, छोटा सा, ह, इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद छ, त्रि, ज्ञ और स्रा, इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक, संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से जो वर्गों के व्यंजन है इनको कंठ वर्ण कहा जाता है, का वर्ग को, फिर तालु वर्ण इनको कहा जाता है, चा वर्ग को, फिर मूर्धा वर्ण कहा जाता है, टा वर्ग को, फिर दंत वर्ण कहा जाता है, ता वर्ग को, फिर ओष्ठ वर्ण कहा जाता है, पा वर्ग को। अर्थात का, ख, ग, घ, अंग आपके कंठ वर्ण है, चा, छ, ज, झ, इ आपके तालु वर्ण है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये आपके मूर्धा वर्ण है, ता, था, दा, धा, न आपके दंत वर्ण है, पा, फा, बा, भा, मा ये आपके ओष्ठ वर्ण है। और दूसरी चीज, जितने वर्गों के 5वें व्यंजन हैं उनको कहा जाता है नासिका व्यंजन। उनको क्या कहा जाता है? नासिका व्यंजन, ठीक। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। अल्प प्राण में जो वर्गों के व्यंजन हैं उन पर ध्यान देते हैं। जैसे अल्प प्राण का अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। कहने का मतलब ये जो का है आपका अल्प प्राण, ये जो पूरा है ये आपका अल्प प्राण की श्रेणी में आएगा। इसके बाद खा वाला जो आएगा वो महाप्राण के, फिर आपका अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक। अगर हम कहें, अगर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्गों के व्यंजन हैं वो कहलाते हैं अल्प प्राण, ठीक। और दूसरा और चौथा ये हमारे कहलाएंगे महाप्राण व्यंजन। कौन से? वर्गों के, राइट। वर्गों के जो पहला, तीसरा और पांचवा है व्यंजन वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं, और दूसरा और चौथा हमारे महाप्राण कहलाते हैं। इसके बाद वर्गों में ही देख लेते हैं घोष और अघोष। घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन अगर हम बात करें तो घोष और अघोष में आपके पहला और ये आपका अघोष व्यंजन है, और दूसरा आपका अघोष व्यंजन है, और तीनों आपके सघोष व्यंजन है, ठीक। सघोष व्यंजन है, ठीक, ठीक। तो पहले दोनों वर्गों के पहले दोनों व्यंजन अघोष व्यंजन है, और वर्गों के तीसरे, अंतिम तीसरे क्या होते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। तो हमने आज देखा कंठ व्यंजन क्या है, तालु व्यंजन क्या है, मूर्धा व्यंजन क्या है। यहीं से प्रश्न आपके उठते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ठीक। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो संयुक्त व्यंजन है छ, त्रि, ज्ञ, श्रा, इन संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसे छत का निर्माण आपका क और षष्ठी स से मिलकर छत बनता है, और त्र का निर्माण ता और रा से मिलकर त्रा बनता है,
और ज्ञा का निर्माण ज और इया से मिलकर ज्ञा बनता है, और आपका श्रा का निर्माण बड़ा सा और रा मिलकर श्रा का निर्माण होता है। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन का और षष्ठी सा और त्रा, ता और रा, जा और इया और सा और रा, ये संयुक्त व्यंजन का निर्माण इसी तरह से होता है। ठीक, इसके बाद आपका दो व्यंजन और होते हैं, डा और ढा। ये आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, पूछा जा सकता है कि द्विगुण व्यंजन कौन? इसको द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। तो ड और ढा के द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो चलिए, हमने अभी पहले शुरू में देखा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो 52 कैसे? जैसे हमारे 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। 2 हमारे क्या हो गए? अयोग वाह हो गए। ठीक, और 25 हो गए वर्गों के व्यंजन। ठीक, वर्ग व्यंजन, वर्ग व्यंजन। तो वर्ग व्यंजन को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हमारे यार अलावा 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद ऊष्म व्यंजन 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन 4 हो गए। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हो गए, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद द्विगुण व्यंजन हमारे 2 हो गए। ठीक, अब इनको हम अगर ऐड करेंगे तो 2 1 3, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, हासिल 2, 3 2 5। तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो हमारी टोटल 52 वर्ण है। ठीक, और इसके बाद हम शब्द विचार पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।